गया है। हजारों किसानों से ऊपर लाखों की संख्या में किसान जुड़ गए हैं इस मुहिम के अंदर में। अब आजकल तो किसान जब जाके डायरेक्ट जो दुकानदार है, खाद बीज वाले हैं, उनसे जाके सीधे ही फेरोमोन ल्यूरो ट्रैप मांगते हैं, जो जिस फसल में लगने वाला है वही जाके मांगते हैं। तो उससे जो दुकानदार हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो उसके द्वारा भी ये चीजें सारी बढ़ रही है। उसके अलावा जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं या केवीके हैं वो भी इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। पहले से कर रहे थे, अब धीरे धीरे वापस से, क्योंकि ये मुहिम है जहर मुक्त जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की, तो इसके अंदर सब इस चीज के ऊपर में आ रहे हैं और धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको कब तक हम लोगों को जागृत कर पाएंगे, कब तक जागरूक कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक भी मुझे लगता है मुश्किल से 10% या 15% किसान होंगे जो जैविक की तरफ मूव कर रहे हैं। जी, इसके अंदर यही है कि हम तो पूरी अपनी जो जितनी भी टीम है और जैसे आप जैसे सभी साथी हैं, सभी लगे हुए हैं इस मुहिम के ऊपर में, जो इस चीज को समझते हैं, जिन्होंने ये चीज देखी है, इसके नुकसान देखे हैं। लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, धीरे धीरे समझेगी, उनको उस चीज के ऊपर में आएगी। लेकिन यहीं भी ये चीजें खत्म नहीं हो जाती है, ये धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि हमें हमारा काम पूरा करना है। हम जिस लाइन में लग गए हैं वो लाइन हमें चलाए रखनी है, उस चीज को आगे तक लेके जाना है और उस चीज के अंदर में जुड़े रहना है हमेशा के लिए, क्योंकि धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा, जुड़ते जाएंगे। आज मैं कर रहा हूँ, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, तो ऐसे ये पूरी टीम बनती जाएगी, जो एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और सारा काम बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। ये जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वक्त कम है, दम लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो। बिल्कुल लोगों को जगाना पड़ेगा, तब जाकर इस जहर से हमें मुक्ति मिलेगी, तब जाकर हमारे किसान भाई समझ पाएंगे इस बात को, तब समझ पाएंगे कि हाँ वाकई में एक अच्छी चीज़ है और इससे उत्पादन भी बढ़ता है, इससे गुणवत्ता भी बरकरार रहती है और इससे जो एक इल्ज़ाम किसानों के माथे पर है कि वो जहर परोस रहे हैं, उससे भी उन्हें निजात मिलती है। महेश जी, क्या आपको लगता है भविष्य क्या है इस तरह से? आपके जो युवा साथी हैं, क्योंकि आपने BSc किया है, उसके बाद MSc भी किया है, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो जगह जगह जॉब कर रहे हैं, और कितने लोग हैं आपके साथ के, आपके बैच के, जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं? भाई साहब, हमारे जो साथी जितने भी साथी हैं उनके अंदर में, जैसे हम बात करें एक प्रकार से कि 100 साथी हैं, 100 में से 20-25 ऐसे साथी हैं जो जॉब के अंदर में है, जॉब कर रहे हैं। अच्छा। अब बच गए जो साथी हैं, कुछ अभी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में 30 से 40% ऐसे साथी हैं जो खेती को जिन्होंने अपनाया है, खेती के अंदर आए हैं। इस चीज से हमें एक सपोर्ट मिला है कि चलो नए युवा आ रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं। उसी चीज से जो हमारा ये कारवा है धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर युवा नहीं आएंगे इस चीज के अंदर में, तो जो किसान जो पीढ़ी है, वो तो पुराने वाली जो पीढ़ी है एक टाइम के बाद में वो तो कंप्लीट हो जानी है, लेकिन नया कौन करेगा? और हर चीज हमें मिल सकती है, लेकिन खाने के लिए अन्न तो किसान के खेत के अंदर में ही हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सब्जी तो हमें किसान के खेत में ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसान के खेत में सब्जियां नहीं लगाएंगे तो उसके अंदर में हमें अन्न नहीं लगाएंगे तो हमें खाने के लिए कहां से मिलेगा? क्योंकि हर चीज हम ले सकते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीजें ले सकते हैं, लेकिन खाने के लिए अनाज, पीने के लिए दूध, उसके अलावा अपने सब्जियां, वो फल है, सब किसान से ही मिलेंगे और इस जहर मुक्त से लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अन्यथा आने वाली टाइम के अंदर में वो दिन दूर नहीं, अभी हमने देखा है कोरोना आया है, उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सब घूम फिर के खेतों में आ गए हैं। ऐसी ना जाने ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी आएगी आगे, इतना बहुत सारा क्राइसिस आएगा जो सब घूम फिर के सबको खेती में आना है। और कोविड के अंदर में सबने यही देखा है कि जो स्वस्थ खा रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं, खेतों में रह रहे हैं, उनको नुकसान कम से कम हुआ है। जो सिटी में रह रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी केमिकल वाला भोजन खा रहे हैं, उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उस चीज को समझते हुए सभी इस लाइन के अंदर में आ रहे हैं और इस खेती को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब इसके अंदर ये चीजें हैं कि अगर इस चीज में नहीं आए, एक यही है कि बदल जाओ बदलने से पहले, अन्यथा बदलना ही पड़ेगा हमें। बिल्कुल सही। आज अगर नहीं बदले तो कल हमें जरूर बदलना पड़ेगा और उस मुहिम के ऊपर में ही सभी लगे हुए हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है। जी भाई साहब। जी हाँ, बदलाव तो होकर रहेगा। अगर आप जैसे युवा अगर इस तरह के मुहिम में लग जाते हैं, आप जैसे युवा का उल्टा अर्थ होता है वायु। जी हाँ, वायु मतलब कि जो पवन की गति से जो लोग काम करते हैं उन्हें युवा कहते हैं। आप जैसे युवा जब इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में जुड़ जाएंगे तो वाकई में किसी न किसी को तो बदलना पड़ेगा, किसान को बदलना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। युवा का मतलब वायु होता है। अगर ये तेज गति से सभी युवा इस चीज के ऊपर में काम कर रहे हैं और चलते रहेंगे तो बढ़िया तरीके से एक नतीजा मिलेगा। और ये तो हम बात करें कि कीटों के ऊपर में, अब इसके अंदर में भी एक चीज जो हमारी रह रही है बीच के अंदर में
कि जितने प्रकार के हम फेरोमोन ल्यूर के ऊपर में जो बात कर रहे थे बिना स्प्रे के, क्योंकि सभी साथियों के जो किसान साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में देखेंगे इस लाइव को, तो उनके मन में एक ही सवाल रहेगा कि क्या एक प्रकार का जो फेरोमोन है वो क्या उसके सभी प्रकार के फसलों के अंदर में काम आता है? जी ऐसा नहीं है। इसके अंदर में ये है कि सभी फसलों के अंदर लगने वाले कीट अलग है, फेरोमोन ल्यूर ट्रैप अलग है। जैसे हम बात करें सब्जियों के अंदर में बैंगन की, मुख्य रूप से ज्यादा नुकसान हमें बैंगन में बारिश के टाइम पे देखते हैं कि बैंगन के अंदर सभी प्रकार के जो बैंगन होते हैं हमारे पास में, उन बैंगन के अंदर में फलों के अंदर में कीट होते हैं। जब भी हमारे घर पे बैंगन हम बाजार से कहीं से लेके आते हैं, सभी के घरों में आते हैं, किसानों ने लगा रखे हैं उनके भी, तो होता क्या है कि फल के अंदर में कीट मिलेगा या फिर जो पौधा है, बैंगन का पौधा है, उसके तने के अंदर में कीट लग जाएगा और पौधा बिल्कुल बढ़िया बारिश के समय में ऊपर से सूख जाएगा, तो वो लगता है बैंगन के अंदर में तना और फल छेदक। तो उसके लिए अलग से ल्यूर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे किसान साथी फल मक्खी का ल्यूर लगाएंगे। बहुत सारे साथियों के साथ में ऐसा होता है कि जब वो दुकान पे जाते हैं तो अभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है इस चीज में कि उनको फल मक्खी का ल्यूर ट्रैप दे दिया जाता है, जबकि फसल के बैंगन के अंदर में लगा है तना और फल छेदक कीट, तो उसके लिए अलग प्रकार से ल्यूर लगाना पड़ेगा जो स्पेशल है उसके लिए। अभी हम बात करें कि फसलों में कपास की, जैसे कपास है तो कपास के अंदर में अभी पिंक बोलवर्म लगती है और उसका आज तक ऐसा कोई समाधान नहीं हुआ है केमिकल के अंदर में कि उसको कंट्रोल कर सके। हम बात करें राजस्थान में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उससे लगा हुआ पंजाब का एरिया है, इधर हरियाणा का एरिया है। तो पिंक बोलवर्म से इतना भयंकर नुकसान होता है कि किसान पूरे खड़े खेत के अंदर में ट्रैक्टर चला देते हैं क्योंकि किसान का पैसा लगा है, कंपनियां आ रही है, बीज दे रही है, सब चीज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट लग रहा है। पिंक बोलवर्म ऐसा इंसेक्ट है कि अगर एक बार लग गया फूल की अवस्था में तो उसके अंदर में फूल के बाद में कपास के अंदर में आगे रुई का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा किसान को और किसान को नुकसान होगा। लेकिन अगर किसान साथी अब की बार हमने नागौर के बेल्ट में, गंगानगर हनुमानगढ़ के बेल्ट में हमने जो काम किया है उसके अंदर हमने वहां पे फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप दिए हैं। जिन साथियों ने लगाए उनका ये कहना है कि हमने पहली बार देखा है ऐसा जिसके अंदर में हमें इतना फायदा मिला है, अन्यथा हम स्प्रे कर करके थक जाते हैं और हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन जो हमने पिंक बोलवर्म के फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप का उपयोग किया है तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से फायदा मिला है। इस चीज में हम अगर बात करें वैसे सब तो राजस्थान से थोड़ा अग्रणी है, साउथ का जो एरिया है वो महाराष्ट्र है, पुणे है, ये वाला जो बेल्ट है वो हमारे से ज्यादा अग्रणी है। वहां से बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं जो प्रति एकड़ पिंक बोलवर्म की बात करूं या फल मक्खी की बात करूं, प्रति एकड़ 50-50 फेरोमोन ल्यूर का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज को पहले समझा है, देखा है, टेक्नोलॉजी में वो थोड़े आगे हैं उस चीज में। तो वो कहते हैं कि हम क्यों स्प्रे करें, हम क्यों टंकी टांग के घूमें जब हमें फायदा सस्ते में ही मिल रहा है। और फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप एक ऐसे हैं जो 24 घंटे लगातार 7 दिन तक, जब तक वो रेगुलर उनका उपयोग रहेगा, 30 दिन तक उसकी लाइफ है, तो 30 दिन तक बिना रुके हुए काम करते हैं, दिन हो रात हो। कॉस्टिंग वाइज कितना पड़ता है पेस्टिसाइड से ये चीज? भाई इसमें बात करें हम कॉस्टिंग वाइज तो कॉस्टिंग में पेस्टिसाइड का एक स्प्रे अगर किसान करता है 1 एकड़ में तो 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का खर्चा आता है। लेकिन हम फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप की बात करें, आज के समय में हम बात करें तो जो फल मक्खी के ल्यूर ट्रैप है वो 50 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के हम फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप की बात करें तो नॉर्मल से नॉर्मल 100 रुपए मैक्सिमम उनकी रेट होती है। 1 एकड़ में अगर किसान, अगर हम बात करें अभी इस टाइम पे चने वाली फल मक्खी, उस चने के अंदर जो इंसेक्ट लगता है उसकी बात करें, हेलिकार्पो आर्मीजेरा की, तो उसकी जो बाजार में जो अभी कीमत है नॉर्मल से नॉर्मल वो 60 से 70 रुपए के लगभग है। अगर किसान 25 से 30 1 एकड़ में लगाता है तो ज्यादा उसको ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। अगर किसान वहीं पे केमिकल का स्प्रे करता है तो जो स्प्रे करने वाला आता है, मजदूर लेके आता है किसान, क्योंकि आजकल किसान खुद तो स्प्रे कर नहीं रहा है, जो मजदूर आता है, जो मजदूर स्प्रे करने वाला आता है, उतना पेमेंट तो वो मजदूर ही ले जाता है और उस मजदूर जो श्रमिक आता है उसी के पेमेंट के अंदर में किसान फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि कॉस्टिंग की हम और बात करें तो स्टिकी जो कार्ड है उसका उपयोग तो हमने बताया कि घर पे किसान बना सकता है। उसके अलावा अगर लाइट का बात करें तो लाइट के अंदर 100-200 रुपए का बल्ब लगे किसान उस चीज को काम में ले सकता है। उसी के अलावा जैसे वाटर ट्रैप की हम बात करते हैं जहां पे कुछ ऐसे फेरोमोन ल्यूर होते हैं जिनको हम पानी के टब के अंदर में हमें लगाना होता है, जब पानी भर के उस टब के ऊपर में लगाना होता है तो वहां पे भी किसान साथी कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के और जो पुरानी बोतलें होती हैं उनको काट के उसके अंदर में पानी भर के, पुराने टब होते हैं उनके अंदर पानी भर के उसके अंदर में लगा सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत से साथी हैं जो केवल ल्यूर उपयोग लेते हैं फल मक्खी के लिए और ट्रैप को क्या करते हैं वो काट के पानी की बोतल के अंदर में लगा देते हैं।
उसके अंदर में उनको फायदा मिल रहा है। तो उसके अंदर कॉस्टिंग किसान अपने आप ही उस चीज की कॉस्टिंग कम हो जाती है और किसान को उस चीज के अंदर में बढ़िया तरीके से फायदा होता है। जी जी महेश जी, एक बात बताइए, हमने इंसेक्ट्स की बात की, हमने बीमारियों की बात की, परंतु एक चीज ऐसी है जिसपे शायद कोई केमिकल भी नहीं बना जो कि उससे बचा सके, वो है टिड्डी दल। उसका कोई इलाज है? उसका अभी फेरोमोन के अंदर हम बात करें ऐसा कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके लिए ये है कि केमिकल में भी नहीं है, केमिकल में भी उसका कोई इलाज नहीं है। और जब ये आती है तो बहुत ज्यादा संख्या में आती है, पूरा झुंड का झुंड आता है और जहां पे बैठता है उसको पूरे को खत्म करके जाता है। क्योंकि टिड्डी का ये है, टिड्डी दल का, कि इसको वनस्पति का शत्रु बोलते हैं। जहां पे बैठेगा, पत्तियां है, कोमल तना है, उन सभी को खाके और वहां पे खत्म कर जाएगा। उसके अलावा ये वहीं पे अपने अंडे दे देता है और वहीं से उसका धीरे धीरे आगे उसकी प्रजनन जो क्रिया है चलती रहती है और उसके ऊपर में पूरा का पूरा वापस से उनका झुंड बनता रहता है और आगे तक चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर किसान साथी टिड्डी दल है या फिर उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, उनके अंदर में अगर जैसे धुआं कर ले, अभी हम बात कर रहे थे कि बिना स्प्रे के कैसे कंट्रोल करें, तो इसमें अगर फेरोमोन ट्रैप तो एक बाद की बात है। अगर किसान साथी खुद के लेवल पे करना चाहें तो किसान साथी सुबह शाम, क्योंकि अधिकतर जो इंसेक्ट है नुकसान पहुंचाने वाले सुबह और शाम के समय ही एक्टिव रहते हैं, दोपहर के अंदर में कम मात्रा में एक्टिव रहते हैं। तो उस समय किसान खेत के अंदर में धुआं कर सकता है। उसके अलावा थोड़ा म्यूजिक चला सकता है। तो कुछ कीट ऐसे हैं उनकी जो प्रजनन का जो समय होता है, उनके अंडे देने का जो समय होता है, उस समय अगर वहां पे उनको धुआं मिलेगा, गंध मिलेगी, उसके अलावा उनको वहां पे ज्यादा आवाज मिलेगी, तो उस जगह को वो छोड़ के और साइड में चले जाएंगे, तो किसान को उसके लिए फायदा हो जाएगा। उसी के साथ में किसान क्या करे, इसीलिए लोग डीजे लगा देते हैं जब टिड्डी दल के आने का होता है। जी, और धुआं भी करते हैं ताकि धुआं से वहां पे उनको उनके भी सेंस होते हैं, तो वो धुआं से वहां से साइड में निकल जाते हैं। और हमने देखा भी है और सुना भी है कि जब टिड्डी दल आता है तो गांवों के अंदर जितने भी बर्तन होते हैं सब गांव वाले घर वाले लेके किसान साथी खेतों में पहुंच जाते हैं। किसी को कटोरी मिली, किसी को चम्मच मिली, किसी को पराती मिली, किसी को और कुछ मिला, उनको ले जाके खेतों में बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उस आवाज के कारण ही टिड्डी दल वहां पे बैठ नहीं पाता है और चल जाता है। क्योंकि हमने भी देखा है ये टिड्डी दल का, अभी कुछ साल पहले टिड्डी दल जब राजस्थान में सक्रिय हुआ था तो उस टाइम पे ऐसी प्रक्रियाएं हमने भी अपनाई है और उसका फायदा होता है। हाँ, लेकिन ये है कि टिड्डी दल आता है उस समय जब ये रात्रि पड़ाव इनका होता है, उस समय उनको बहुत सारे ऐसे हानिकारक केमिकल हैं जो हम थोड़ा बहुत भी उपयोग कर ले तो उससे हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब ये रात्रि पड़ाव में बाहर के खेतों से बाहर जाके ये विश्राम करते हैं, वहां पे केमिकल उपयोग होते हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि केमिकल ना उपयोग करें और ऐसे कुछ चीजें उपयोग करें जिससे वो अपने आप ही दूर चला जाए या उसके आने की नौबत ही ना आए। जी महेश जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ऐसे उपाय बताए जिससे कि ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में हमें मदद मिलेगी इन कीटों से बचने से, इन बीमारियों से बचने में, इन इंसेक्ट से बचने में। क्या है आपका भविष्य के लिए, क्या योजनाएं हैं इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए? इस चीज के अंदर में ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे इंसेक्ट कंट्रोल की, कीट पतंगों को कंट्रोल करने की, तो इसमें भविष्य के अंदर भी यही है कि इस चीज को हम लेते हुए चल रहे हैं और आने वाले समय के अंदर में इससे हम बात करते हैं कि पूरे भारत की नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस राजस्थान के अंदर में बढ़िया तरीके से काम करते हुए और इन चीजों को बढ़िया तरीके से किसानों के पास में लेके जाना है और किसानों को इसके ऊपर में काम करवाना है, ताकि किसान कम से कम क्या बिल्कुल ही ना के बराबर उसको खर्चा हो और उसके साथ में जो एक बार उसने फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप लगाया है तो उसको पूरी फसल के अंदर में फायदा हो। और आने वाले समय के अंदर में किसान इस चीज के ऊपर में जागरूक हो जाएंगे और जागरूक होने के बाद में इसके ऊपर में चले रहेंगे, तो उससे बढ़िया उसको फायदा होगा और किसान को बढ़िया मजा रहेगा उसके अंदर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने, इतनी देर तक आप सुबह से लेकर और अभी तक हमारे साथ बने हुए थे और उसके बाद अब जिस तरीके से आपने एक एक चीज को क्लियर करके बताया कि किस तरीके से किसान अगर थोड़ी सी नॉलेज के साथ इससे आगे बढ़े, थोड़े से ज्ञान के साथ इसको आगे बढ़ाए, तो वो उन कीट पतंगों पर विजय प्राप्त कर सकता है, उन कीट पतंगों को से मुक्ति पा सकता है जिनके लिए पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को जाते जाते? जी, इसके अंदर यही है कि किसान अगर आईपीएम का उपयोग करते हैं जी, इसके अलावा अगर फिर भी किसान से कीट पतंगे कंट्रोल नहीं होते हैं तो उन्हें केमिकल का उपयोग नहीं करना है। उसके लिए किसान साथी कुछ बातें जो हमारी रह रही है उसके अंदर ये है कि किसान साथी कुछ चीजें ऐसी है जो प्राकृतिक जैविक खेती के लिए खुद अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर में ये है कि नीम का जो
अर्क है वो बना सकते हैं। उसके अलावा आग धतूरा है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका घोल बना सकते हैं। उसके अलावा मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, तंबाकू है, ये चीजें आसानी से मिल जाती है। उसका उपयोग करके कीट पतंगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये चीजें बनाते हैं, ये करते हैं, तो उसकी केवल लागत कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें आसानी से मिल जाती है। अगर हम नीम की बात करें तो नीम के पौधे हर जगह हैं, हर खेत में है। और जब बारिश का समय होता है, जब उसमें निम्बोली आती है, तो किसान थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। निम्बोली को इकट्ठी कर ले, निम्बोली को इकट्ठी करके कूट ले, उनको सुखा ले, कूट के उपयोग करे। उसका जो चूरा है वो खेत में उपयोग करेगा, तो जो खेत में लगने वाले कीट है वो कम से कम लगेंगे। उसके अलावा अगर उसके अर्क बना के उसका स्प्रे के रूप में उपयोग करेंगे, तो उससे उसकी जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट है वो भी कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें आग धतूरे की, तो हमने पहले के समय एक चीज देखी है कि जब हमारे पापा या दादाजी जब खेती करते थे तो उस समय एक गड्ढा बना के खेत के अंदर में, और उस गड्ढे के अंदर में आग धतूरा, नीम, गाय का गोबर है, देसी गाय का गोबर, इसके अंदर जो हम बात करें प्राकृतिक जैविक खेती की, तो जो गाय का, देसी गाय का महत्व है बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है इसके अंदर में। तो गाय का गोबर है उसको एक गड्ढे में दबा के रखते थे, उसके बाद में उसको डिकम्पोज करवा के और फसल के अंदर में उपयोग करते थे, तो फसल बढ़िया तरीके से काम में आती थी, बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन देती थी फसल, और उसके अंदर में नुकसान पहुंचाने वाले कीट बहुत कम से कम लगते थे। और उसी के साथ में अगर बात करें, जैसे आजकल नए नए जो फॉर्मूले हैं किसानों ने बनाए हैं अपने अपने अनुभवों के आधार पे, किसान आग धतूरा है, करंज है, ऐसी चीजें जो कड़वी हो, कसाइली हो, जो आसानी से मिल जाए, जो एक तरीके से औषधीय भी हैं और फसल को भी फायदा करती है। अगर उनका हम स्प्रे करते हैं अर्क बना के या उनको सड़ा के, तो उसके अंदर में दो चीजें किसानों को मिलती है। एक तो न्यूट्रिशन, क्योंकि जो हरी प्रकार की पत्तियां हैं, फसलें हैं, उसके अंदर में किसान को क्या होता है कि न्यूट्रिशन मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो प्रकार के न्यूट्रिएंट है पौधे के अंदर में वो सारे मिलते हैं। उसके अलावा ही फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट है वो भी कम से कम उसके ऊपर में अटैक करते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें, ये अगर किसान नहीं कर पाता है, फिर भी किसान कहेगी साहब मुझे जैविक खेती करनी है, जहर मुक्त खेती करनी है, और मुझे कम से कम इसके अंदर में जाना है, और मैं कम केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, मुझे मेहनत भी नहीं करनी है, और मुझे कुछ बना बनाया बाजार से मिल जाए, तो इसके अंदर में हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो बैक्टीरिया की बात करते हैं, फंगस की बात करते हैं। जैसे पोषण के लिए अगर हम बात करें, तो पोषण के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उसके अलावा कीट के लिए हम बात करते हैं और बीमारियों के लिए हम बात करते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं कीट के लिए। तो कीट के लिए अगर मान लो किसी प्रकार के हमारे पास सकिंग पेस्ट अगर किसान के खेत में लग गए हैं, तो जो उसके लिए बेसिक किसान जो उपयोग करना चाहे वो माइक्रो जो बैक्टीरिया है वो उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर वर्टिसिलियम जो लेकानी आता है, एक प्रकार ये फंगस है, और वर्टिसिलियम लेकानी जितने भी जो सकिंग पेस्ट है, जिनके कोमल जो उनका शरीर होता है, उनके ऊपर में बढ़िया तरीके से काम करता है, तो उसके लिए अपने वर्टिसिलियम लेकानी का उपयोग कर सकता है किसान साथी। अगर खेत के अंदर में लट और लार्वा का उपयोग, लार्वा का अटैक ज्यादा हो गया है, तो किसान साथी उसके अंदर में करना चाहे तो अपने बीटी का उपयोग कर सकता है, बेसिलस थ्यूरिनजिन्स का, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो लार्वा है उसी के ऊपर, स्पेशल उसी के ऊपर में वो काम करेगा। अब इसके अंदर में जो माइक्रो बैक्टीरिया है, बायोकल्चर है, जो सूक्ष्म जीव है, वो उसी के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, उन्हीं के ऊपर में काम करते हैं। उसी के अलावा कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनका जो शरीर है, आवरण है, हल्का हार्ड होता है, तो उसके लिए जो किसान साथी उपयोग करना चाहे तो बवेरिया का उपयोग कर सकते हैं। बवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजियम एनासोफली है, उसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जैसे हम बात करें राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पे मूंगफली बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि सफेद लट और दीमक का प्रकोप बहुत भयंकर तरीके से है। किसानों के खेतों के खेत खाली हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में किसान क्या करे कि किसान बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम जो है बायोफंगस है उसका उपयोग कर सकते हैं, पानी के साथ में चला सकते हैं, या अच्छी सड़ी गली गोबर की कंपोस्ट की खाद है उसके अंदर उपयोग करके खेत में डालेंगे, तो उस फंगस, उस जो इंसेक्ट है, सफेद लट है और उसके अलावा अपने दीमक है, उसका प्रकोप कम हो जाएगा, उसका नुकसान कम हो जाएगा। क्योंकि इतने केमिकल उपयोग आज से आज तक होते आ रहे हैं। मेरा तो इस चैनल के और इस संवाद के माध्यम से किसानों को एक ही बात कहने का मन है, और उस चीज को किसानों को भी गौर करना चाहिए कि आज तक किसानों ने इतने केमिकल उपयोग किए हैं, क्या कोई भी ऐसा इंसेक्ट है जो खत्म हो गया हो, या उसकी जो जनरेशन है वो कम हो गई हो, उसकी संख्या है कम हो गई हो? जितने केमिकल उपयोग करते जा रहे हैं उतने दिनों दिन वो बढ़ती जा रही है। एक केमिकल के ऊपर में स्प्रे किया, उसके ऊपर में उसका रेजिस्टेंट पाउडर आ गया है, दूसरा केमिकल ला रहे हैं, फिर तीसरा आ रहा है, बाजार में नए नए केमिकल आ रहे हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म जीव, बायोकल्चर और फंगस का अगर उपयोग करता है तो उसके अंदर में
जो केवल और केवल बवेरिया है, बवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजियम है, वही काम करती है। उसके प्रति कोई भी उसके अंदर में रेजिस्टेंट नहीं आएगा। अब इसके अंदर में एक और है, इन जो सूक्ष्म जीव है उनके अंदर में जो हम उपयोग करते हैं फसलों के लिए, जो फंगस है, अगर एक इंसेक्ट के ऊपर में उसने काम स्टार्ट कर दिया है, उसके ऊपर में फंगस ग्रोथ कर गई है, अगर दूसरा इंसेक्ट जैसे उसको टच करेगा तो वो फंगस उससे दूसरे वाले इंसेक्ट में भी चली जाएगी। दूसरे तो हम बात करें जैसे कोविड जो फैला था, एक प्रकार का संक्रमण, उस प्रकार से ये पूरा जो फसलों को नुकसान करने वाले कीट है उनके ऊपर में संक्रमण हो जाता है और ये धीरे धीरे उनकी जो पूरी पीढ़ियां हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उनकी जनरेशन चल नहीं पाती है और वहीं पे लाइफ साइकिल रुक जाता है। ऐसा ये रिसर्च भी कहते हैं और बहुत पहले से रिसर्च हो चुके हैं इन चीजों के ऊपर में, बहुत सारे जनरल और जो बुक्स हैं वो उपलब्ध है। विदेशी जो जितने भी अपने इंस्टीट्यूट है उनके अंदर में भी ऐसा रिसर्च हुआ है, बहुत सारे जो उनके रिसर्च पेपर है इसके लिए उपलब्ध है, तो किसान साथी जाके उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जो कह रहे हैं अगर हमारी बात नहीं मानते तो उनको देखें, समझें और यूनिवर्सिटी में जाके मिले और उसके ऊपर में बात करें। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और वाकई में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर किसान भाई आज से ही उपयोग में लाना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी उसे उनकी आदत हो जाएगी और बहुत जल्दी वो उन्हें उनके जो परिणाम है वो भी देखने को मिलेंगे। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप जैसे युवा जब इस तरह की मुहिम से जुड़ जाते हैं, जब आप जैसे युवा सामने आते हैं तो वाकई में लगता है कि हाँ अब एक अगली जनरेशन है जो कि इस युद्ध में हमारे साथ है, हमारे हाथों को मजबूत कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज सुबह 12 बजे से हमारे साथ बने हुए हैं और कल तक हमारे साथ हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मेरी पूरी टीम की तरफ से, अपडेट इंडिया की तरफ से, कि आप सिर्फ एक फ़ोन के बुलावे पर आपने अपने आगे के टूर्स कैंसिल करके और अखंड संवाद को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से आप इसी प्रकार के काम करते रहें जिससे कि दुनिया इन केमिकलों से फ्री हो सके, मुक्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप इस मुहिम को लेके चल रहे हैं। आपका स्पेशल और आपकी पूरी टीम का कि जो इस कार्यक्रम के लिए, अखंड संवाद के लिए पूरे समय से लगी हुई है, पूरे महीनों की ये मेहनत है और सभी को अलग अलग समय दिया हुआ है आपने, पूरी टीम लगी हुई है। अब पूरी टीम को भी अलग अलग काम होते हैं और आप स्पेशल जब ऐसा मुहिम आप लेके चल रहे हैं, इस प्रकार की मुहिम किसानों के लिए, तो हम तो उसके अंदर में एक छोटे से एक जीव मात्र हैं जो इसमें आके एक सहयोग कर रहे हैं। जब आप इतना बड़ा कर सकते हैं, हम तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी मैं आया हूं, मेरे बाद में और कोई आएगा, उससे पहले भी बहुत सारे साथी आए हैं, अलग अलग विषय पे आए हैं, लेकिन आप इसके ऊपर में सुबह से लेके बैठे हैं, इस टॉपिक को लेके बैठे हैं, इस अखंड संवाद को लेके बैठे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किसानों का सहयोग कर रहे हैं। और मेरी तो यही आशा है और कि आने वाले समय में ऐसी मुहिम चलती रहे और ऐसे संवाद, बहुत सारे संवाद चलते रहें जिससे किसानों की बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और अलग अलग प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं उन चीज़ों के ऊपर में चर्चा करते रहें और किसान साथी इनको सुनते रहें। तो आपको अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं ऐसे प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। राम राम साहब। जी हाँ, आप युवा हैं, आप दोस्त हैं, आप साथी हैं, आप संगी हैं। मैं तो बूढ़ा जामवंत हूँ, आप वीर बजरंगी हैं जो कि इस युद्ध में आप विजय दिलाएंगे। आप इस जो लंका है, जो कि एक चारों तरफ हमारे साथ रसायनों की लंका है, इसे आप जलाकर और वापस आएंगे और वाकई में हमें इन रसायनों से मुक्त कराएंगे। जी हाँ, अखंड संवाद में लगातार एक के बाद एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा सौभाग्य है, ये मैं कहना चाहूँगा, ये इतने सालों की मेहनत है कि आज गेस्ट के नाम पर हमें 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, हमें सोचना नहीं पड़ा कि कोई आएगा या नहीं आएगा। और एक के बाद एक जिस तरह से अपडेट इंडिया के ऑफिस में इस समय पर हमारे साथ रात के इस समय 4 बजने वाले हैं और इस समय पर भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें कि अभी अपनी बारी का इंतज़ार है, जो कि रात्रि के यात्री हमारे साथ इस मुहिम में बने हुए हैं। जी हाँ, इस प्रकार के जो हमारे साथी हैं, वाकई में इन लोगों के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि जैविक राजस्थान की जो मुहिम है ये सफल होगी। अभी जी हाँ, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर जिसे हम कहते हैं कि वो स्वर्ग है। वो एक ऐसी जगह है, लोग जाते हैं 5 स्टार्स में, लेकिन हम उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर अनगिनत स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस समय हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं सीमा सैनी, जो कि अध्यक्ष हैं ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन की। सीमा जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। जी हाँ, सीमा जी एग्रीकल्चर पढ़ी हुई हैं, एमएससी हॉर्टिकल्चर हैं आप, और मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी जी हाँ, एमएससी हॉर्टिकल्चर है, और इन्होंने कहीं पर और किसी दूसरी जगह किसी कंपनी में जॉब करने के बजाय इन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया, एक फाउंडेशन बनाया, ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन। इको टूरिज्म यानी एग्रो टूरिज्म का एक बहुत खूबसूरत स्थान सीकर रोड पे इन्होंने तैयार किया, जहाँ पर न केवल किसानों के लिए रोल मॉडल बना, जैविक खेती का वो एक जैविक फार्म है। वहाँ पर जाने के बाद आपको महसूस होता है कि आप गांव में किसी नेचुरल जगह पर पहुंच गए। वहाँ की सौंधी माटी की महक, वहाँ पर टिमटिमाते जुगनू, वहाँ पर गायों की आवाज़, वहाँ सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुकून वहाँ मिलता है। वहाँ पर जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वो झोपड़ियाँ उस समय ऐसे लगती हैं कि शायद आपको किसी भी घर में इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना इनके फार्म हाउस पे जाकर मिलेगा। सीमा जी, कहाँ से शुरू हुआ आपका सफ़र? मैं चाहता हूँ आप डिटेल में बताएं। जी सर, मैं सीमा सैनी, अजमेर से, मेरा बगेरा गांव की रहने वाली हूँ, और मैंने हॉर्टिकल्चर से अपना मास्टर पूरा किया है। और मेरे साथी है, जो मेरे पार्टनर है इंदिरा जाट, उन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है, और हम दोनों ने मिलकर 2017 में ही हमने ये काम स्टार्ट किया था, और 2017 से लगा के अब तक हम एग्रो टूरिज्म को राजस्थान और ऑल इंडिया में हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए हमने जयपुर में ही सीकर रोड पे लो कॉस्ट एग्रो टूरिज्म का मॉडल बनाया हुआ है, और हम इसकी कंसल्टेंसी ऑल इंडिया दे रहे हैं। और ये जो हमारा लो कॉस्ट मॉडल है, ये पूरी तरह से ऐसा एक मॉडल है जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी इंक्लूड है, और कोई भी फार्मर यहाँ पे आके ये सीख सकता है कि किस तरीके से आप कम खर्च में एक एग्रो टूरिज्म तैयार कर सकते हो, और उसे एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल फार्मर भी अपने यहाँ पे इसको कर सकता है। जी हाँ, एग्रो टूरिज्म असल में वो टूरिज्म है, एक नया टर्म है टूरिज्म की, जिसमें एग्रो टूरिज्म यानी कि आप वहां पर जाकर, कोरोना के बाद में ये कुछ ज़्यादा ट्रेंड में आया कि आप वहां जाकर आप खेती से संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं, आप अपने परिवार को साथ लेकर जाएं। कहते हैं ना कि बना लिया है करोड़ों का घर उसने शहर में, पर मिट्टी दिखाने बच्चों को आज भी वो गाँव ही आता है। जी हाँ, ये वो गाँव है जहाँ पर आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि गाय का दूध कैसे निकलता है, फलों में सब्जियाँ किस तरह से लगती है, क्यारियों में सब्जियाँ किस तरह से लगती है, आप किस तरीके से सब्जी, भिंडी किस तरह से लगती है, मिर्ची कैसे लगती है, लौकी की बेल कैसी होती है, क्योंकि आज भी शहर के बच्चों को ये पता नहीं है कि ये सब चीज़ें किस तरह से उगाई जाती हैं। वाकई में एग्रो टूरिज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब आप रात को जाकर सोते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति, एक अलग तरह का एहसास होता है। जी सीमा जी, फिर उसके बाद? सर, जैसे हमने 2017 में हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि एग्रो टूरिज्म आने वाले टाइम में इतना ट्रेंड में आएगा। हमने हमारी स्वेच्छा से हमने एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहा, और वहाँ पे हमने 2 हट्स बनाए, जिसमें हमने हमारे रहने का और एक मशरूम के लिए हमने झोपड़ी बनाई। जैसे ही कोरोना आया 2020 के बाद में, तो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट रही कि इस टाइप का हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि हम यहाँ पे वीकेंड कर सके और हमारे मिलने वाले लोगों को यहाँ पे ला सके और कुछ एंजॉय कर सकें। ऐसी रिक्वायरमेंट आई, तो कोरोना काल ऐसा काल था, आप सबको पता है कि उसमें इतना क्राइसिस हो रहा था कि लोग घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। और उस टाइम हमने ये एक तरह से हमारा एक इनोवेशन था कि लोगों की डिमांड पे एक हमने शुरुआत की। सबसे पहले हमने 4 झोपड़ी बनाई, उसके बाद में हमने डॉर्मेट्री बनाया और स्विमिंग पूल बनाए, और जो भी हमारे गेस्ट आते थे उनको वहाँ पे हमने स्टे भी दिया। कई किसान और कई गेस्ट ऐसे थे हमारे जिनको कोरोना में वहाँ पे हमने स्टे के लिए रखा, उनकी सेवा की, और आज वो इस कंडीशन में है कि कोरोना की जो डॉक्टर्स ने उनको ये कह दिया था कि अब आप ठीक नहीं हो पाएंगे। जी हाँ। और ऐसे एनवायरनमेंट में हमने रखा और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है।
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया और एक लोगों को ऐसा मैसेज दिया कि एक शुद्ध एनवायरनमेंट में रहने और शुद्ध खाना खाने से हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, और आने वाले टाइम में एग्रो टूरिज्म एक बहुत बड़ा भविष्य रखता है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते गए और आज हम ऑल